हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके काव्य साहित्य के इतिहास के बारे में। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, काव्य साहित्य के इतिहास के बारे में जानेंगे कि इनको कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से लेखक किस काल में है, उनकी वो वाला जो जिस काल के बारे में बात करेंगे उसकी विशेषताएँ क्या है, उसमें जो लेखक थे वो कौन कौन से लेखक किस काल में है, सबके बारे में हम डीपली में बात करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हर काल के बारे में। तो आप देख सकते हैं पद्य साहित्य, जो आपका ये पद्य साहित्य का इतिहास है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा है। हिंदी के पद्य साहित्य यानी काव्य साहित्य जो आपका है, पोएट्री कह लीजिए, हिंदी की पोएट्री, तो उसको जो आपका पद्य साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में पद्य साहित्य के इतिहास को बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से आपका फर्स्ट है आदिकाल। फर्स्ट कौन सा है आपका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जिनको 4 भागों में बांटा है पद्य साहित्य के इतिहास में, वो उसका फर्स्ट नंबर है आपका आदिकाल। क्या होता है आदिकाल? इसके जो अन्य नाम है वो कौन कौन से हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं आदिकाल की, कि उसमें क्या क्या हुआ था, कैसी रचनाएं कवि करते थे और कौन कौन से लेखक या कवि आदिकाल के अंतर्गत रहे हैं, वो कैसी रचनाएं करते थे, सबके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आदिकाल को कई नामों से जाना जाता है। जो आपका आदिकाल है उसको कई नामों से जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है? वीरगाथा काल पहला हो गया आपका, वीरगाथा काल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं, अपभ्रंश काल भी कहते हैं, वीजावपन काल भी कहते हैं। तो देख सकते हैं आप 3-4 नाम हैं और भी कई नामों से आदिकाल को जाना जाता है। वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, अपभ्रंश काल, वीजावपन काल आदि नामों से आदिकाल को जाना जाता है। ठीक है, तो आदिकाल में विशेषताएं जो आदिकाल की रही हैं वो कौन कौन सी रही हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो आपका आदिकाल था उसमें किस प्रकार की विशेषताएं थीं, जो इनके अन्य नाम हैं तो उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप इसकी विशेषताएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं। ठीक है, आदिकाल की इस युग की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। तो इसमें हुआ क्या था, सबसे पहले जो इसमें कवि और लेखक काम करते थे वो क्या करते थे, राजाओं का जो युद्ध होता था, जैसे भी युद्ध हो रहा है उसका अपनी कविताओं में क्या करते थे, सजीव वर्णन करते थे। कैसा वर्णन करते, ताकि इसका एकदम प्रत्यक्ष वर्णन आपके कल्पनाओं में प्रकटित हो। ठीक है, ऐसा वर्णन करते थे कवि उस टाइम के कि राजाओं का जैसे युद्ध हो रहा है तो उसको अपनी लाइनों में, अपनी कविताओं में इस प्रकार से ढाल देते कि ऐसा लगे आपको कि वो प्रत्यक्ष वो चीज़ें सामने ही हो रही हो। ठीक है, ऐसा वो अपने कविताओं में व्याख्यान करते थे। ठीक, दूसरा क्या था, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। जिन राजाओं के संरक्षण में वो रहते थे, जिन राजाओं के संरक्षण में काम करते थे, उनकी भर भर के प्रशंसा करते थे कि वो कैसे थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, भर भर के उनकी प्रशंसा अपनी कविताओं में करते थे। ठीक, कविताओं में या रचनाओं में करते थे। राजाओं के युद्धों का सजीव वर्णन करते थे कवि उस काल के, आदिकाल के। आश्रयदाता राजाओं की, जिन राजाओं के आश्रय में रहते थे उनकी भर भर के प्रशंसा करते थे। ठीक है, इस युग के जो कवि रहे हैं उनकी भाषा में अपभ्रंश थी। उनकी भाषा कौन सी थी? अपभ्रंश थी, पाली थी, आदि भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया है। इस युग के कवियों ने अपभ्रंश, पाली आदि भाषाओं का अपनी कविताओं में प्रयोग किया, अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, कल्पना एवं अतिशयोक्ति की अधिकता है। कल्पना कैसे? राजाओं के युद्धों का सजीव वर्णन करते थे तो कल्पना करके ही तो करते थे कि आपको लगे एकदम प्रत्यक्ष वही चीज़ हो रही है। अब तो अतिशयोक्ति की भी अधिकता होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इस युग के कवियों ने राजाओं के युद्धों का सजीव वर्णन किया था, आश्रयदाता और राजाओं की प्रशंसा की थी। भाषा में इनकी जो रही है, अपभ्रंश रही है, पाली रही है, आदि भाषाओं का अपने कविताओं में, अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। ठीक है, कल्पना एवं अतिशयोक्ति की भर भर के अधिकता रही है। ठीक है, इस युग के कवियों की जो रचनाएं रही हैं तो वो कैसी थी, इनका विषय क्या था, हठ योग था। ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते थे, अपनी रचनाओं के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते थे आदिकाल के कवि। ठीक है, तो देख सकते हैं इनके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। इस युग के जो प्रमुख कवि रहे हैं, चंद बरदाई रहे हैं, नरपत नाल रहे हैं, अब्दुल रहमान रहे हैं, जगनिक रहे हैं, दलपत विजय रहे हैं, नाल सिंह रहे हैं। ठीक है, इस युग के जो प्रमुख कवि रहे हैं यानी आदिकाल के जो प्रमुख कवि रहे हैं वो रहे हैं चंद बरदाई, नरपत नाल, अब्दुल रहमान, जगनिक, दलपत विजय, नाल सिंह इत्यादि कवियों ने आपके आदिकाल में रचनाएं की हैं और प्रमुख रचनाएं भी इनकी रही हैं। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक एक नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं। कोई इन जितने ये लेखक हैं आदिकाल में, इसमें किसी ना किसी लेखक का तो आना ही आना है, आप लिख के रख लीजिए।
कोई ना कोई रचना आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगी जरूर, ठीक है। तो इस युग के कवि क्या करते थे आदिकाल के? निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। क्या करते थे? निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, ठीक है। तो ये कुछ आदिकाल के विशेषताएं रही हैं। आदिकाल क्या होता है, प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में वीडियो था। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को